और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं अवामी रैली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। साल 2010 में पुणे में एक बेकरी में बम धमाका हुआ। उसी साल वाराणसी में दशाश्वमेध में एक घाट पर बम धमाका हुआ। याद करिए, साल 2011 में मुंबई में फिर आतंकी हमला हुआ। ओपेरा हाउस, जावेरी बाजार, दादर में बम फटे। फिर उसी साल 2011 में दिल्ली हाईकोर्ट के सामने भी बम फटा। इसी तरह साल 2013 में हैदराबाद के भीड़ भाड़ बाजार में बम धमाका हुआ। एक के बाद एक बम धमाके हो रहे थे। सैकड़ों बेकसूर लोग मारे जा रहे थे, सैकड़ों घायल हो रहे थे। इन हमलों के तार भी हर बार सीमा पार जुड़े हुए थे। लेकिन पहले की सरकार ने क्या किया? उन लोगों ने अपनी नीति नहीं बदली, सिर्फ गृह मंत्री बदले। अब नीति बदलनी चाहिए कि गृह मंत्री बदलना चाहिए? साथियों, अगर पहले की सरकार में दमखम दिखाया होता तो आतंकियों को उसी भाषा में जवाब दिया होता जो भाषा वो समझते हैं। तो आज आतंक इतना बड़ा जो नासूर बन गया है वो नहीं बन पाता। सितंबर 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और इस साल फरवरी में एयर स्ट्राइक के बाद आतंक के आंकड़ों को समझ आ गया है कि ये पुराने वाला भारत नहीं है। भारत की कार्रवाई के बाद अब वो बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। देश के सुरक्षा बल, हमारे वीर जवान अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस देश के नागरिक के तौर पर हमें भी सतर्क रहना, अपना दायित्व निभाना है। हर उस ताकत को जवाब देना है जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देख रहा है, जो भारत में हमले की साजिश रच रहे हैं। हमें उन लोगों पर भी अपनी दृष्टि रखनी है जो इस समय, भाइयों बहनों, एक बात की और भी देश के नागरिकों को ध्यान देना होगा। आज हमारे देश के भीतर अपने आप को बड़े नेता मानने वाले लोग सत्ता के सिंहासन पर भूतकाल में बैठे हुए लोग जो भाषा बोल रहे हैं, उस भाषा से दुश्मनों को ताकत मिल रही है, दुश्मनों को ताकत मिल रही है। ये लोग यहां विवादित बयान दे रहे हैं, सवाल भारत के वीरों के पराक्रम पर उठा रहे हैं और उनके निवेदन सुनकर के तालियां पाकिस्तान में बज रही है। ऐसे लोगों को देश की जनता ने सही रास्ते पर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए? ये सही रास्ते पर लाने का काम आप करोगे कि नहीं करोगे? भाइयों और बहनों, ये कैसे लोग हैं? पाकिस्तान, आप देखिए, इनको पहचानिए। ये टुकड़े टुकड़े गैंग कैसी है, इनको पहचानिए। पाकिस्तान ने खुद ने कहा, सबसे पहले ट्वीट पाकिस्तान ने किया कि हिंदुस्तान की सेना ने हमारे गजुर में घुस करके मारा है। उन्होंने कहा हमारे देश में ऐसे सरफरे लोग हैं, उन्होंने 7-8 बजते बजते क्या चालू किया पता नहीं। ये बालाकोट कहां है? ये हिंदुस्तान, ये आपने देखा होगा, ये टीवी पर था, यूट्यूब पर जाकर के देख लीजिए। उनके ऑनलाइन मैगजीनों में था। अभी तो 3-4 घंटे हुए थे, शुरू हो गए। ये पाकिस्तान कह रहा है मारा, पाकिस्तान बोल रहा है हमें मारा, मोदी आकर के मार के चला गया, वो बोल रहा है। और यहां लोगों की नींद हराम हो गई। वो क्या कर रहे थे? सुबह 7-8 बजे शुरू कर दिया। ये बालाकोट हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान में है?
ये बालाकोट भारत की सीमा में है कि पाकिस्तान की सीमा में है? ये बालाकोट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है कि हमारे कश्मीर के बगल में है? ये बालाकोट अभी तो पूरी जांच नहीं की, पाकिस्तान रो रहा है और यहां उनकी मदद करने के लिए निकल पड़े, देश को गुमराह करने के लिए। हमारे ही देश का खाना खाने वाले चिल्ला चिल्ला करके कहने लग गए, और जब 3 घंटे के बाद पता चला, अरे बाप रे, ये मोदी तो वहां जाके आया, तब जाकर वे चुप हुए, वरना 4-5 घंटे तक यही चलाया कि बालाकोट यहां है कि वहां, यहां है कि वहां। अरे देश की सेना कहती है पाकिस्तान खुद रो रहा है, तो किसी हिंदुस्तानी के मन में शक होना चाहिए क्या? जिसकी रगों में हिंदुस्तान का खून है उसको शक होना चाहिए क्या? जो भारत के तिरंगे झंडे को प्यार करता है उसको शक होना चाहिए क्या? जो भारत मां की जय बोलता है उसको शक होना चाहिए क्या? ये शक करने वाले लोग कौन है? ऐसे लोगों की बातों पे भरोसा करेंगे क्या? ऐसे लोगों की बातों पे भरोसा करोगे क्या? और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों बहनों, 2014 से लेकर हम निरंतर नए भारत की मजबूत नींव तैयार करने का काम कर रहे हैं। हमने देश की आवश्यकताओं को पूरा करने, देश के लोगों तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम किया है। अब आने वाले समय देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का है। बीते 5 वर्षों में हमने नए भारत की जो नींव बनाई है, अब आने वाले वर्षों में उस पर वैभवशाली भारत की इमारत तैयार होगी। ऐसा भारत जो सफल हो, ऐसा भारत जो सक्षम हो, ऐसा भारत जो सुरक्षित हो। साथियों, नए हिंदुस्तान का सामर्थ्य जो दुनिया अनुभव कर रही है, नीति और रीति में जो बदलाव दिख रहा है, उसके पीछे कौन है? इसके पीछे आप हैं। 125 करोड़ देशवासियों की शक्ति है, इसके पीछे आपके आशीर्वाद है। इस विश्वास के साथ आपके आशीर्वाद मुझ पर हमेशा बना रहेगा। इसी भाव के साथ आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत दिखाया। भारत माता की। वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे थे ग्रेटर नोएडा से वजीर आजम नरेंद्र मोदी एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे और अपनी और पिछली सरकार का मुआवजा करते हुए कि किस तरह से मुल्क में सरकार बदली और नया हिंदुस्तान अब देखने को मिल रहा है। और अब सीधे रुख करेंगे, राहुल गांधी भी इस वक्त अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं, आप ले चलते हैं। पूरे देश में किसानों से, आदिवासियों से, गरीब लोगों से जमीन छीन ली जाती थी। ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೋಷಿತವರು, ದಲಿತರು, ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ, ರೈತರ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು। बिना आपको बताया आपकी जमीन ले ली जाती थी। ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಕೇಳದೆ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳನ್ನ ಅದನ್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು। हम एक नया कानून लाए, ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನು ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ। बिना आपसे पूछे आपकी जमीन नहीं ली जा सकती। ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಮೀನನ್ನ, ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾನೂನನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ। और अगर आपने अपनी जमीन देनी चाही तो मार्केट रेट से 4 गुना ज्यादा पैसा आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ 4ರಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार जमीन के मामले में होता है।
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. और ये जमीन अधिग्रहण बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़ा झटका था. ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕಾಯ್ದೆ ಏನು ಯುಪಿ ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ನ್ಯಾಯಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. एकदम लोकसभा में चुनने के एकदम बाद प्रधानमंत्री इस बिल को खत्म करने की कोशिश करते हैं. ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಮೊದಲನೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನ ಈ ಕಾನೂನನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೊರಟ್ಬಿಟ್ರಿ. 3 बार जमीन अधिग्रहण बिल को खत्म करने की कोशिश की. 3 ಸಲ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು 3 ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ. कांग्रेस पार्टी 1 इंच पीछे नहीं हटी. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಮಾಡಕ್ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜನರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವು. 3 बार हम लोकसभा में आपके लिए लड़े, राज्यसभा में लड़े. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವು. ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ವು. अंत में नरेंद्र मोदी बीजेपी की सरकारों से कहते हैं लोकसभा राज्यसभा में हम बिल नहीं बदल सकते, आप अपने स्टेट में बिल बदल दो. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹತಾಶರಾಗಿ ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನೀವು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಬಡಜನರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ತಗೊಂಡು पार्लियामेंट हाउस में खड़े होकर कहते हैं कि मनरेगा सबसे बड़ी गलती थी. ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ದುರಂತ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ. मनरेगा का मजाक उड़ाते हैं, मनरेगा का मजाक उड़ाते हैं. ಅದೇ ಮನ್ರೇಗಾ ಬಗ್ಗೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ. और आपसे आपका मनरेगा का पैसा छीनते हैं. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ. कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक काम करती है. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತದೆ. सफेद क्रांति, हरी क्रांति, मनरेगा, भोजन का अधिकार, कंप्यूटर रेवोल्यूशन, टेलीकॉम रेवोल्यूशन, ಕ್ಷೀರ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ, ಟೆಲಿಕಾಂ ಕ್ರಾಂತಿ, ಐಟಿ ಕ್ರಾಂತಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರೀಕರಣ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರವಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದೆ. और इस बार हमने निर्णय ले लिया है कि हम ऐतिहासिक काम करने जा रहे हैं. ಈಗ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈಗ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. 2019 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी वैसे ही हम गारंटी करके हिंदुस्तान के सब गरीब लोगों को मिनिमम गारंटी इनकम दे देंगे. 2019 ಇಸ್ವಿಯ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾರ್ಯಾರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಕನಿಷ್ಠವಾದಂತ ಆದಾಯ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. जैसे हर व्यक्ति को, हर गरीब व्यक्ति को कम से कम आमदनी की गारंटी कांग्रेस पार्टी देती है. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆದಾಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. हर गरीब व्यक्ति के बैंक अकाउंट में सीधा हम पैसा डाल देंगे. ನೇರವಾಗಿ ಆ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಬಡ ಜನರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ನಾನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. अगर अनिल अंबानी की जेब में, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी की जेब में नरेंद्र मोदी पैसा डाल सकता है तो हिंदुस्तान के गरीबों की जेब में कांग्रेस पार्टी पैसा डाल सकती है. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಂಬಾನಿ ಅವರಿಗೆ, ಚೋಕ್ಸಿ ಅವರಿಗೆ, ಲಲಿತ್ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ನೀರವ್ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 60,000-70,000 ಕೋಟಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. छत्तीसगढ़ में हमने मिनिमम गारंटी इनकम अनाउंस की. ಛತ್ತೀಸ್ಗಢನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. तो नरेंद्र मोदी जी घबराए और बजट में उन्होंने भी अपना पैसे देने की मतलब योजना लागू कर दी.
ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಲ್ಲಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಭಯ ಆಗಿ ಬಜೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈ ಕೊನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. मैं पार्लियामेंट में था, पीयूष गोयल जी ने भाषण में कुछ कहा और बीजेपी के सब एमपी ने ऐसे धड़ाधड़ 10 मिनट ताली बजाई. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ತಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ರಭಸವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. देखिए गार्गे जी हंस रहे हैं. मैंने उनसे पूछा भैया ये क्या हो गया, क्या अनाउंस कर दिया. ನಾನು ಅವಾಗ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಕೇಳಿದೆ. खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। केरल सीपीएम ने लोकसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। इस फहरिस्त में 5 मौजूदा एमपी, 4 रुकन असेंबली और 2 जिला सेक्रेटरी शामिल हैं। फहरिस्त जारी करते हुए बालाकृष्णन ने कहा कि एलडीएफ ने रियासती कमेटी से बाज़ाब्ता तौर पर फहरिस्त को मंजूरी दे दी है और उम्मीदवार अब पार्टी के उम्मीदवार नहीं होंगे बल्कि अवाम के नुमाइंदे होंगे। कर्नाटक के वज़ीर आला कुमारस्वामी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक कुमारस्वामी ने वज़ीर आज़म से खुशकसाली मुतासरा के लिए एनडीआरएफ और मनरेगा के तहत इल्तिवा में पड़े फंड को जारी करने का मुतालबा किया है। जीओसी 15 कॉप्स लेफ्टिनेंट जनरल KJS धिलन ने वादी कश्मीर की माओं से जज्बाती अपील करते हुए कहा कि वो अपने बच्चों को मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होने से रोकें। श्रीनगर में JKLI ट्रेनिंग सेंटर में पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल धिलन ने कहा कि जो कोई मिलिटेंसी में शामिल हुआ है वो असल धारे में वापस आ जाए। इनकी बाज़ाबातकारी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने वादी के भाईचारे और मजहबी आहंगी की सताइश करते हुए कहा कि कश्मीर अपने आप में मिनी इंडिया है। जीओसी ने कहा कि कश्मीर मुल्क भर में सेकुलरिज्म की बेहतरीन मिसाल है। एक बार फिर से गुजारिश करता हूं, कश्मीर की तमाम माताओं से, तमाम मदर्स से, कश्मीर की सोसाइटी में माँ का, अम्मी का एक महत्व है, एक स्थान है, एक पेडेस्टल है। आज मैं अपने पर्सनल तौर पे एक रिक्वेस्ट कश्मीर की तमाम मदद से करता हूं कि प्लीज अपने बच्चों को मिलिटेंसी या टेररिज्म की तरफ जाने से रोकिए। जो भड़क गया है उसको वापस लाइए। मैं आपको गारंटी देता हूं उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और 100% मेन स्ट्रीम में उसको रिजॉल्व करने की। जम्मू एंड कश्मीर में भी एक छोटा भारत अपने आप में समाया हुआ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जम्मू एंड कश्मीर की रियासत, जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट के बशिंदे हैं, नुमाइंदे हैं, सिटीजन हैं। और ये एक अपने आप में सेकुलरिज्म और भारतीयता और इंडियननेस की एक मिसाल है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। किश्तवाड़ में गुज़श्ता रात डीसी के PSO दिलीप कुमार से राइफल छीनने के वाक़े की जांच जारी है। दिलीप कुमार को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस की जानिब से इलाके का मुहासरा करते हुए तलाशी मुहिम जारी है। इतलात के मुताबिक गुज़श्ता रात 10 बजे के करीब डीसी किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा के पर्सनल सिक्योरिटी अफसर अपनी रिहाइशगाह की जानिब जा रहे थे, तभी नामालूम अफराद उनकी राइफल छीनकर फरार हो गए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि दिलीप ने अपने कमरे में राइफल रखी थी और वापसी पर वो अपनी राइफल को जगह पर नहीं पाया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुंछ के इस्लामाबाद गांव में पाकिस्तानी गोलाबारी में जख्मी SPO सैयद शाह को तुफैल हुसैन नामी एक शख्स ने अस्पताल पहुंचाया। न्यूज़ 18 ने तुफैल हुसैन से खास बातचीत की। तुफैल हुसैन ने बताया कि जख्मी SPO को अस्पताल पहुंचाने में कितनी मुश्किलात पेश आई। उन्होंने कहा कि हुकूमत को सरहदी लोगों को दरपेश मसाइल हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। बिहार और महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में रहमानी 30 इदारा अक़लियती तलबा को IIT और NIT के तरबियत दे रहा है। बेंगलुरु में पिछले साल से इस इदारे ने अपनी खिदमात का आगाज किया है। पहले साल ही बेंगलुरु ब्रांच के 2 तलबा को कामयाबी मिली है। मौलाना वली रहमानी के फर्जंद और मारूफ इंजीनियर फहद रहमानी ने बेंगलुरु में इन ख्यालात का इजहार किया।
इस मौके पर कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के IT सेल के लिए मुंतखब होने वाले सोहेल अहमद को तहनीत पेश की गई। इस प्रोग्राम की ख़ास बात यह है कि ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस को सामने गोल की तरह रख करके, यानी IIT, IIIT, NIT, एम्स, जिपमर, इस तरह के जो इदारे हैं जिसमें कुल मिलाकर के 40-45 हज़ार सीट्स हैं जो लीडरशिप क्वाड्रेंट के लिए हैं, उसमें बच्चों को भेजने की कोशिश करता रहा है और बेपनाह सक्सेसफुल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही साल हमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2 बच्चों को क्वालिफाई कराया अपने कॉमर्स प्रोग्राम से। मुसलमानों के हर तबके और हर शोबे में रहने वाले वो बच्चे जो जी सलाहियत हैं, टैलेंटेड हैं, उन बच्चों को देश और कम्युनिटी, मुल्क और अवाम की खिदमत के लिए किस तरह तैयार किया जाए, उसकी एक अनोखी फिक्र हो रही है रहमानी 30 के जरिए से। एक बिल्कुल नयापन है। आई एम इंडक्टेड एज KPCC General Secretary for IT Cell for Karnataka. Abhi like what happening in IT Cell is the main thing is like where we handling the complete database and infrastructure and security for the Karnataka government, and where we need to make it very secure, and the different today we're talking about blockchain and the database. So through IT Cell we're going to make it completely secure and security. So we're looking forward to take this forward and make it one of the best IT thing in the state. लखनऊ के मदरसा वाइज़ीन में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनकाद अमल में आया है। मकतब कलाम व फ़िक़ही की जानिब से इस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया था। हज़रत गुफ़रान माब की इल्मी व मिली खिदमात से मंसूब कॉन्फ्रेंस में उलमा की कसीर तादाद ने शिरकत की। वहीं कॉन्फ्रेंस में मुतादिद किताबों का रस्म इजरा भी अमल में आया। शिया आलिम कल्ब जवाद ने कॉन्फ्रेंस के सदारती खिदमात